वेलकम स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। 5th चैप्टर अभी हमारा चल रहा है रूरल डेवलपमेंट। आज है पार्ट 3rd। 2 पार्ट्स इसके हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिलाइज अपॉन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन। ऑर्गेनिक इनपुट्स का मतलब एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट्स, यानी कि गोबर की खाद या गोबर के साथ पत्तियों को मिलाकर जो खाद तैयार की जाती है। अगर हम लोग ऑर्गेनिक इनपुट्स का यूज़ करते हुए फार्मिंग कर रहे हैं तो यही कहलाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट डिस्कार्डेड द यूज ऑफ केमिकल इनपुट्स। इस प्रकार की कृषि में हम लोग केमिकल इनपुट्स यानी केमिकल वाली खाद का प्रयोग नहीं करते, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, और किसी भी प्रकार की कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी नहीं किया जाता। केवल और केवल ऑर्गेनिक तरीके से की गई खेती, यानी कि ऑर्गेनिक इनपुट्स का यूज करते हुए। अगर खाद यूज करेंगे तो नेचुरली जो खाद तैयार होती है एनिमल डंग से, वही कहलाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। दैट मीन्स डेवलपमेंट करने के लिए फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग आज डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज़ करें कि आने वाले जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। हमें ध्यान रखना है कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी होनी चाहिए और फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतें भी पूरी होनी चाहिए। यानी कि हमें रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना है कि आने वाली जनरेशन को वो रिसोर्सेज देखने को भी ना मिले। जब हम लोग अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और साथ में फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करते हैं तो यही कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक फूड, इट इज़ दैट फूड, या कह सकते हैं दैट ग्रेन्स विच आर प्रोड्यूस्ड नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से पैदा किए गए ग्रेन्स, जिसमें किसी भी आर्टिफिशियल मैन्योर का या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होगा। विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक फूड कमांड हायर प्राइस ऑफ अराउंड 10 to 100% देन कन्वेंशनल वंस। और ऑर्गेनिक फूड की खास बात भी है कि ये कन्वेंशनल फूड के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगे प्राइस पर बिकता है, 10% से लेकर 100% तक। और 100% का मतलब तो सीधा सीधा ये हो जाता है कि प्राइस डबल। जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के द्वारा जो सब्जियां पैदा की जाती हैं, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हुए जो सब्जियां पैदा की जाती हैं, अगर मान लीजिए वो मार्केट में 50 रुपीज़ पर kg है, तो वही सब्जी अगर ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की गई है तो उसका रेट डबल होगा। तो ये हो जाता है 100% हायर प्राइस। तो ऑर्गेनिक फूड हमेशा कन्वेंशनल फूड के कंपैरिजन में थोड़ा महंगा होता है। नेक्स्ट, वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग ही क्यों? पॉइंट नंबर 1, डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्योंकि हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए खेती करते वक्त, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता। ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट यूज सिंथेटिक केमिकल्स विच आर पेट्रोलियम बेस्ड। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग सिंथेटिक केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते, और सिंथेटिक केमिकल्स जितने भी हैं वो पेट्रोलियम बेस्ड हैं, और पेट्रोलियम एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है।
एक बार अगर ये रिसोर्स ख़त्म हो गया तो आने वाली जनरेशन को ये मिलेगा नहीं देखने को भी, और ये तो गलत होगा। जैसे कि बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए कि रिसोर्सेज को हम लोग इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और आने वाली जनरेशन की ज़रूरतें भी पूरी होनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ताकि पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज़ ना करें। नंबर 2, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ऑर्गेनिक फार्मिंग एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर बाय रेजिंग इट्स नाइट्रेट कंटेंट। अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे ग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे जो बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है जिसे हम लोग निकाल कर यूज़ करते हैं, वो पानी भी पॉल्यूट हो जाता है। भले ही हम लोग ज़मीन के ऊपर खाद डालते हैं, लेकिन उसका असर ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो पानी हमारे लिए फिर अच्छा नहीं होता पीने के लिए। अगर हम चाहते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से खेती की जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही बेस्ट है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होना चाहिए। नंबर 3, सस्टेन्स सॉयल फर्टिलिटी। ज़मीन की उपजाऊ शक्ति अगर हम चाहते हैं लंबे समय तक बनी रहे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़िया होती है। यूज़ ऑफ एनिमल मैन्योर्स एंड कंपोस्ट्स हेल्प्स सस्टेन सॉयल फर्टिलिटी। एनिमल मैन्योर्स और कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑन द अदर हैंड इरोड सॉयल फर्टिलिटी। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स का अगर यूज़ करेंगे तो सॉयल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है, उपजाऊ शक्ति खत्म। फिर तो ज़मीन इस प्रकार की हो जाती है, ये खाद डालोगे केमिकल वाली तभी फसल अच्छी होगी, वरना फसल अच्छी नहीं होगी। तो ज़मीन को हमें इस प्रकार का नहीं बनाना है कि उसकी फर्टिलिटी इतनी ख़राब हो जाए कि बिना केमिकल फर्टिलाइज़र्स के फिर वो उपज शक्ति उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए वो अच्छे नहीं होते हैं। और एनिमल मैन्योर्स या कंपोस्ट से जो चीज़ें पैदा की जाती हैं उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं। यही है अगला पॉइंट, हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड। अगर सब्जियों में, फलों में आपको टेस्ट चाहिए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही काम आएगी। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हुए जो फार्मिंग की जाती है उससे सब्जियों में, फलों में वो टेस्ट नहीं रह जाता जो होना चाहिए, और ना ही सब्जियों में वो न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं। रिसेंट स्टडीज हैव फाउंड दैट ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड इज मोर न्यूट्रिशियस देन द फूड फ्रॉम केमिकल फार्मिंग। और हाल फिलहाल में ये बात प्रूव हो चुकी है। एक रिसेंट स्टडी के अंतर्गत ये पता लगाया गया कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उससे जो हमें भोजन मिलता है, जो अनाज मिलता है, उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़्यादा होती है, केमिकल फार्मिंग में उतनी नहीं होती। एंड नंबर 5, इन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कॉस्ट वाइज ये कम खर्चा आता है इसके अंदर। इन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी यही है छोटे मोटे किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए, जिनके पास ज़मीन के छोटे टुकड़े हैं, उन किसानों के लिए यही टेक्निक ऐसी है जो कि इनएक्सपेंसिव है, कम खर्चीली वाली। क्योंकि अधिकतर किसानों के पास गाय भैंस तो होती ही हैं, तो उसे अलग से केमिकल फर्टिलाइज़र खरीदने की आवश्यकता क्यों है। बल्कि उसे तो क्या करना चाहिए, अपनी ही जो गाय भैंस का जो गोबर है, जो काउडंग है, उसे कन्वर्ट करना चाहिए मैन्योर में और अपने फार्म पर उसी का यूज़ करना चाहिए। कॉस्ट भी कम आएगी, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, टेस्टियर फूड पैदा होगा, रेट भी अच्छे मिलेंगे। इट इन्वॉल्व्स लेबर इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये एक ऐसा प्रोडक्शन है जिसमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, श्रम थोड़ा ज़्यादा चाहिए। एंड इंडिया हैज़ एबंडेंस ऑफ लेबर, और इंडिया के पास कौन से लेबर की कमी है।
बढ़िया बात है ये तो, क्योंकि इंडिया में लेबर वैसे भी ज़्यादा है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। पॉइंट नंबर 1, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सब्स्टिट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट्स। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं महंगे वाले एग्रीकल्चरल इनपुट्स को, जैसे कि HYV सीड्स की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स भी नहीं चाहिए होंगे, एंड पेस्टिसाइड्स भी नहीं चाहिए होंगे। इनको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे? विद लोकली प्रोड्यूस्ड चीपर ऑर्गेनिक इनपुट से। वो इनपुट जो कि लोकल लेवल पर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और वो भी सस्ते प्राप्त होते हैं। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है वो जगह ले लेती है महंगे महंगे इनपुट्स के लिए। हमें महंगे इनपुट्स की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। नंबर 2, ऑर्गेनिक फार्मिंग जनरेट्स एक्स्ट्रा इनकम थ्रू इंटरनेशनल एक्सपोर्ट, क्योंकि इसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि विदेशी लोग समझ चुके हैं कि उनके द्वारा जो ये आविष्कार किए गए केमिकल फर्टिलाइजर्स के, पेस्टिसाइड्स के, इंसेक्टिसाइड्स के, ये बेकार हैं। इससे लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती है, बल्कि बीमारियां और पैदा होती हैं, बहुत सारे प्रकार की। कैंसर इसी की देन है अधिकतर। द डिमांड ऑफ दीज गुड्स इज राइजिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा जो फूड पैदा किया जाता है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा है, किसान अगर इसका यूज़ करेगा तो उसको एक्स्ट्रा इनकम होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट करने पर तो रेट और ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। नंबर 3, ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड हैव मोर न्यूट्रिशनल वैल्यूज देन केमिकल फार्मिंग। इट प्रोवाइड्स अस हेल्थी फूड। पिछले पेज पर भी बताया था भी यही पॉइंट आपको। जो सब्जियां या अनाज ऑर्गेनिकली पैदा किए जाते हैं उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है, अर्थात ये फूड हमारे लिए ज़्यादा हेल्थी है। इन चीज़ों को खाने पर ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य बनेगा आपका। नंबर 4, ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स मोर लेबर देन कन्वेंशनल फार्मिंग, सो इट विल इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ये बात भी पिछले वाले पेज पर हमने की थी कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो इनएक्सपेंसिव है, अर्थात यहाँ पर हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकते हैं जॉब की, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा देश में। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। पॉइंट नंबर 1, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। कमियां क्या हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, बुराइयां क्या हैं इसके अंदर? बुराई बस यही है सबसे बड़ी तो, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए देश में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, यानी कि इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग, और किसान को समझ नहीं आता कि अगर ऑर्गेनिकली उसने अपनी फसल पैदा की है तो उसे बेचे कहाँ पर ताकि अच्छे दाम मिल जाए। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग आर मेजर लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। नंबर 2, एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट एग्रीकल्चरल पॉलिसी, अर्थात गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है। जो होनी चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसीज़ इस संबंध में, एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट एग्रीकल्चरल पॉलिसी फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑल्सो अ हर्डल, क्योंकि पॉलिसीज़ के अंतर्गत इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए सरकार को, लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहिए कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे लोग इस प्रकार की सब्जियां और फल खरीदेंगे नहीं, और अगर वो खरीदेंगे नहीं तो किसान पैदा करके करेगा क्या फिर। तीसरी कमी है कि यहाँ पर प्रोडक्शन उतना नहीं होता जितना कि होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा। प्रोडक्शन कम होने पर किसान की इनकम भी घटेगी, लेकिन बात वहीं पड़ जाती है देखा जाए तो, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने पर फसल ज़्यादा पैदा होती है
लेकिन रेट तो उसके कम होते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा, बस ये बुराई है कि उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा जितना कि मॉडर्न टेक्निक से किया जाता है। स्टार्टिंग के कुछ वर्षों में किसान को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। यील्डिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लेस देन द मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग इन द इनिशियल ईयर्स। स्टार्टिंग के कुछ वर्षों में यील्ड यानी कि प्रोडक्शन जो है, आउटपुट कम मिलेगा किसान को। नंबर 4, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैज़ जनरली शॉर्टर लाइफ देन केमिकल स्प्रेड प्रोड्यूस। जो भोजन, जो सब्जियां पैदा की जाएंगी ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा, उनकी शॉर्टर लाइफ होती है थोड़ी। केमिकल स्प्रेड प्रोड्यूस जो है, अगर मान लेते हैं कि केमिकली स्प्रेड प्रोड्यूस से हमने पैदा किया एक टमाटर और टमाटर की लाइफ है 15 दिन, लेकिन वही टमाटर अगर ऑर्गेनिकली पैदा किया गया है तो वो 15 दिन नहीं चलेगा, वो तो 5 दिन में ही सड़ना शुरू हो जाएगा। उसको तो जल्दी कंज्यूम करना पड़ता है। इसलिए भी ये कमी मानी जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की कि नेचुरली तरीके से जो चीज़ें हम लोग पैदा कर रहे हैं उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। नंबर 5, चॉइस फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ सीजन क्रॉप्स इज लिमिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑफ सीजन क्रॉप्स आप पैदा नहीं कर सकते। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हुए जो चीज़ें पैदा की जाती हैं वो ऑफ सीजन में भी पैदा हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैरेट, गाजर, ये सर्दियों का प्रोडक्ट है, लेकिन गर्मी में भी मिल जाता है ना मार्केट में। थोड़ा महंगा मिलता है तो क्या हुआ, मिलता है। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से पैदा की गई गाजरें नहीं है। सेम ऐसे ही मूली, ये भी मिल जाती है। गोभी, ये सर्दियों के प्रोडक्ट्स हैं लेकिन गर्मियों में भी मिलते हैं। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करेंगे तो फिर गर्मियों में इन चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम लोग ऑफ सीजन क्रॉप पैदा नहीं कर सकते। ये भी एक कमी है इसके अंदर। नेक्स्ट, सजेशंस टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे बढ़ावा देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ फार्मर्स टू अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी। यहाँ पर किसानों के अंदर हमें जागरूकता फैलानी होगी, उनके अंदर इच्छा पैदा करनी होगी नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए। जब तक किसान दृढ़ शक्ति के साथ और पूरे विश्वास के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग करना नहीं चाहेगा, तब तक ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी भी नहीं। तो पहले तो हमें किसान के अंदर जागरूकता पैदा करनी होगी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को छोड़ो, पेस्टिसाइड्स को छोड़ो और नेचुरल तरीके से चीज़ों को पैदा करो, और इसके भी आपको अच्छे रेट मिलेंगे, ज़्यादा रेट मिलेंगे। जब तक किसान जागरूक नहीं होगा न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, तब तक कुछ नहीं होगा। नंबर 2, प्रोविजंस ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके लिए किसान को इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ये काम तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, अर्थात यहाँ पर गवर्नमेंट को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा इस बारे में। नंबर 3, प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट। जो समस्या है मार्केटिंग की, उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ताकि किसान को तुरंत जल्दी मार्केट मिल जाए, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के अभी बताया था ना आपको, लाइफ शॉर्टर होती है, तो किसान ज़्यादा वेट नहीं कर सकता है। फिर अगर ऑर्गेनिकली फूड पैदा किया गया है तो मार्केटिंग उसकी तुरंत होनी चाहिए। तो इसके लिए किसान को अच्छे मार्केट्स अवेलेबल कराने पड़ेंगे। नंबर 4, एप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर पॉलिसी होनी चाहिए, अर्थात गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव करने पड़ेंगे कुछ, ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए और जो किसान इस चीज़ को पैदा कर रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा सब्सिडीज़ वगैरह भी दी जाए। जिस प्रकार से प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज़ मिलती हैं, उस प्रकार से ऑर्गेनिक फार्मिंग को पैदा करने वाले किसानों को सब्सिडीज़ मिलनी चाहिए, तभी वो जागरूक होगा। अर्थात पॉलिसीज में भी बदलाव की आवश्यकता है। तो अभी हमने पढ़े इसके कुछ बेनिफिट्स, कुछ पढ़े इसकी लिमिटेशंस, फिर सजेशंस भी पढ़े। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला, अर्थात कंक्लूजन क्या है
ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी है कि बुरी है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कंक्लूजन ये कहता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है जिससे हमारा भी भला होगा और आने वाली जनरेशन को भी फ़ायदा मिलेगा, जो ज़रूरी है। इट इज़ ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी, और लगातार ये धीरे धीरे ही सही लेकिन पॉपुलर हो रहा है। लोग अब ऑर्गेनिकली ग्रोन व्हीट, राइस की डिमांड करने लगे हैं देश के अंदर भी। पहले तो देश के बाहर ही डिमांड करते थे, आजकल तो देश के अंदर भी लोग चाहते हैं कि उन्हें ऐसी चीज़ें मिले, भले डबल रेट की मिले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं ना, डॉक्टर्स के पास जाकर ज़्यादा पैसा खर्च करने से बढ़िया है कि थोड़ा महंगी सब्जियां खरीद लो भाई। इंडिया हैज़ क्लियर एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो इंडिया में एडवांटेज है ये फिलहाल कि यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पर भी डिमांड बढ़ रही है और इंटरनेशनल मार्केट में तो डिमांड है ही। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाएंगे देश में किसान के द्वारा जो नेचुरली प्रोड्यूस किए गए हैं, एनिमल मैन्योर्स और कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हुए, विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, तो इसका इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व को फ़ायदा मिलेगा। तो करना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बढ़िया है किसानों के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।